In my channel, today we are going to study class 9 economy chapter 3 poverty as the challenge. This is a quick reason. If you are new, please subscribe my channel. यदि आपको डिटेल में देखना है तो चैप्टर तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, तो आप जाकर उसको देख सकते हो। सिर्फ जो आप फूड सिक्योरिटी इंडिया जो 4th चैप्टर है उसका एक पार्ट रहेगा, बाकी आपकी कंप्लीट हो जाएगी पूरी इकोनॉमिक्स 9th क्लास की। फिर मैं आपको 10th क्लास की इकोनॉमिक्स कराऊंगी। बाकी के मैथ भी करा मैं पॉलिनोमियल्स 2.2 तक मैं करवा चुकी हूँ, तो आप जाकर उसको देख सकते हो। तो इसमें शुरू करते हैं पॉवर्टी एज द चैलेंजेस। आप सबसे पहले देख लेते हैं इसमें इंट्रोडक्शन कि इसका क्या मतलब होता है, पॉवर्टी का मतलब क्या होती है, क्या समझते हैं हम इसके बारे में। तो इन आर द डेली लाइफ हम अपने रोज़मर्रा के जीवन में क्या देखते हैं कि वी सी द पॉवर्टी ऑल द अराउंड, कि हमारी जो गरीबी है वो हमारे चारों तरफ ही हमें दिखाई देती है। जैसे आप कह सकते हो कि कोई झुग्गी में रह रहे हैं, या फिर लैंडलेस लेबरर कह सकते हैं आप, या आप कहते हैं कि बहुत सारे ऐसे भीख मांग रहे होते हैं। तो बहुत सारे लोग होते हैं जो हम कह सकते हैं कि हम भैया पॉवर्टी के अंदर आते हैं। दे कुड बी द लैंडलेस, ये हो सकते हैं जैसे लैंडलेस लेबरर होते हैं जो मतलब विलेज में जिनके पास लैंड नहीं होती, और वो दूसरे लोगों की जो जिनके पास लैंड होती है वहाँ पे मजदूरी करते हैं। तो उनकी ये क्या होती है कि एक तरह बेसिक रिक्वायरमेंट से कंप्लीट होते हैं। हम कहते हैं कि भाई वो गरीब है, जो लोग अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट को भी पूरा नहीं कर सकते, तो वो मोस्टली हमारे गरीबी रेखा के अंदर ही आता है। पीपल लिविंग इन द ओवर क्राउडेड झुग्गी इन द सिटी, आप कहते हैं कि जो भी लोग ओवर क्राउडेड जो झुग्गियों में कहते हैं कि छोटी छोटी उसमें भी बहुत सारे लोग एक साथ रहते हैं, तो वो भी कह सकते हैं कि पॉवर्टी वो भी एक गरीबी है, मतलब कहते हैं कि गरीब लोग हैं। इन द डेली वेजेस द वर्कर इन द चाइल्ड वर्कर इन द ढाबाज, आप कह सकते हो कि जो लोग मतलब लोग बाग डेली बेसिस पे जो भी काम करते हैं, बच्चे करते हैं ढाबाज वगैरह में, तो वो भी हम कह सकते हैं कि भाई वो गरीबी के अंदर आता है। फिर हमारा अकॉर्डिंग टू द फैक्ट इन द इंडिया द एवरी 4th पर्सन इन द पुअर, यदि आप कहे कि जो भारत में हर चौथा इंसान क्या है, गरीब है। तो गरीब का यही मतलब है। टू टिपिकल द केसेस में टू टिपिकल केसेस ऑफ द पॉवर्टी, दो ऐसे एक कहते हैं कि काफ़ी डिफ़िकल्ट है, काफ़ी मतलब दर्दनाक है। क्या केसेस होते हैं पॉवर्टी के, हमारे गरीबी के। तो हम देखते हैं कि जो पॉवर्टी मीन्स, यदि आप देखें कि जो पॉवर्टी है, पॉवर्टी का मतलब क्या होता है कि एक हंगर मतलब भूख, लैक ऑफ सेटलर या उनको छत की कमी होना, उनको ठीक तरह से निवास स्थान ना मिलना, एंड द लैक ऑफ क्लीन वाटर, या फिर आप कह सकते हो कि लोगों को क्लीन वाटर नहीं मिल रहा है, सैनिटेशन फैसिलिटी नहीं मिल रही है, मतलब उन लोगों को साफ़ सफाई वाली जगह नहीं मिल रही है कि आसपास साफ़ सफाई होनी चाहिए, सारा कुछ। लैक ऑफ रेगुलर जॉब, उनके पास रेगुलर जॉब की कमी है। एक मिनिमम डिसेंट लेवल का मतलब है कि एक बंदा एक जो सही तरह से अपने जीवन को व्यतीत करता है, उससे उनको बहुत ही कम फैसिलिटी मिलती है। पॉवर्टी द कंसिडर्स द वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज इंडिपेंडेंस इंडिया, यदि आप कह सकते हैं कि पॉवर्टी जो आप गरीबी है सबसे बड़ा एक चुनौती है हमारे स्वतंत्र भारत की। इंडिया वुड बी द ट्रूली इंडिपेंडेंट ओनली वैन द पुअरेस्ट ऑफ इट इज़ द पीपल बिकम इन द फ्री ऑफ द ह्यूमन सफरिंग, यदि हम कहें कि हमारा जो भारत है वो ठीक तरह से स्वतंत्र कब होगा, जब जो वहाँ के गरीब लोग हैं, वहाँ की जो गरीबी है वो फ्री हो सके उन ह्यूमन सफरिंग से, जो वो सफ़र कर रहे हैं अपने जीवन को व्यतीत करने में। यदि वो टारगेट पूरा कर लेते हैं, ठीक तरह से रहता है, तभी हम कहेंगे कि हमारा जो भारत है वो इंडिपेंडेंट हुआ है सही तरीके से। फिर हमारे पॉवर्टी एट द सीन बाय द सोशल साइंटिस्ट, अब जो गरीबी है, गरीबी सोशल साइंटिस्ट है, वो सामाजिक आप कह सकते हो वैज्ञानिक, तो किस तरह से देखी गई है, तो वो देखते हैं कि सोशल साइंटिस्ट लुक एट द पॉवर्टी थ्रू ए वैरायटी ऑफ इंडिकेटर, जो भी सोशल साइंटिस्ट है वो देखते हैं पॉवर्टी गरीबी को बहुत सारे एक इंडिकेटर के रूप में, अलग अलग तरह से इंडिकेटर के रूप में। यूजली द इंडिकेटर आर द यूज टू रिलेट टू लेवल आपके लेवल ऑफ द इनकम द कंजम्पशन। वैसे जैसे हम कहते हैं कि भाई जो पॉवर्टी है वो एक तरह से इंडिकेट करते हैं कि लोग की इनकम कितनी है, उनकी आय कितनी है, और वो कितना कंज्यूम करते हैं, कितना उपभोग कर रहा है। इसका मतलब क्या है, यदि लोगों की इनकम ही कम होगी तो वो अपने ऊपर कम खर्च करेंगे, अपने फैमिली के ऊपर कम खर्च करेंगे। यदि वो ठीक तरह से नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा, वो भी गरीबी के शिकार होंगे, उनको जो हेल्थ है वो सही तरह से नहीं रहेगी। बट नाउ इन द पॉवर्टी द लुक तो थ्रू अदर द सोशल इंडिकेटर, लेकिन अब यदि देखें कि जो पॉवर्टी का एक अलग ही मीनिंग होता है जिससे उसको मेजर किया जाता है, जिससे वो इंडिकेट किया जाता है। जैसे हमारा इलिटरेसी रेट का मतलब लोग पढ़े लिखे कितने उस लेवल में भागते हैं कि अनपढ़ लोग कितने, कहते हैं कि ज़्यादा अनपढ़ लोगों की तो वो पॉवर्टी होगी, वो पॉवर्टी गरीबी के अंदर आएगा। लैक ऑफ द जनरल
रेसिस्टेंस ड्यू टू माल न्यूट्रिशन। इसका मतलब क्या होता है कि लोगों में कि उनकी हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो उनको जब सही तरह से खाना नहीं मिलेगा, उनको आय कम होगी तो कम उपभोग करेंगे, तो उससे क्या होगा कि उनको रोगों की क्षमता या कुपोषण के शिकार हो जाएंगे और लोगों में उनकी रोगों से लड़ने की शक्ति कम हो जाएगी। तो उस लेवल से हम देखते हैं कि हाँ ये बंदा पॉवर्टी है, पॉवर्टी के अंदर आता है। फिर लैक ऑफ द एक्सेस ऑफ द हेल्थ केयर, की लोगों को मतलब हेल्थ केयर के लिए या फिर हॉस्पिटल तक, डिस्पेंसरी तक पहुंचना बहुत ही मुश्किल होता है। तो उसके हिसाब से देखते हैं कि पॉवर्टी को लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटी में देखते हैं कि लोगों के पास रोजगार है नहीं, उसके लेवल से हम उसको मापते हैं। यदि लोगों के पास जॉब है, रेगुलर जॉब है, तो हम उसको क्या कहेंगे, भाई ये पॉवर्टी थोड़ा अपर है यदि हम कहेंगे। लेकिन यदि लोगों के पास कैजुअल है या फिर आप कह सकते हो कि बहुत ही कम दिनों में, जैसे सीजनल आप कह सकते हो कि वहाँ पे काफ़ी कम मात्रा में उनको जॉब मिलती है, तो हम कहते हैं कि जो बाकी दिन उनको काम नहीं मिलता, तो उसके अंदर भी हम उसको डिफाइंड करते हैं। फिर लैक ऑफ द एक्सेस ऑफ द सेफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, यदि लोगों को कमी है कि उनके पास ठीक तरह से पानी नहीं पहुंच रहा, साफ पानी नहीं पहुंच रहा है, पीने का पानी नहीं पहुंच रहा है या साफ सफाई नहीं, तो ये सभी हमारे क्या है, इंडिकेटर को देखने का तरीका है हमारे, जो भी हमारे सोशल साइंटिस्ट हैं। अब देखते हैं पॉवर्टी लाइन। पॉवर्टी लाइन्स क्या होती है। अब कहते हैं जो लाइन है वो वेरीज होती है, अलग अलग होती है। यदि हम देखें टाइम टू टाइम या हर अलग समय पर या अलग स्थान पर अलग अलग तरह से हम उसको इंडिकेट करते हैं पॉवर्टी को, गरीबी को। इन द इंडिया द पॉवर्टी लाइन इज द डिटरमाइंड थ्रू द मिनिमम लेवल ऑफ द फूड रिक्वायरमेंट, क्लॉथ, आप फूड वेयर कह सकते हो, फ्यूल कह सकते हो, लाइट कह सकते हो, एजुकेशन के, मेडिकल रिक्वायरमेंट। यदि हम अपनी इंडिया में देखें भाई पॉवर्टी लाइन के अंदर तो वो बंदा आता है जिसके पास कि उनकी जो फूड जो रिक्वायरमेंट है वो भी काफ़ी कम है, उनको वो चीज़ें भी नहीं हासिल हो रही है, कपड़े नहीं हासिल हो रहे हैं, या आपको जूते चप्पल नहीं हो रहे हैं, या फ्यूल है, अभी खाना बनाने के लिए उनको फ्यूल भी चाहिए, या फिर लाइटिंग करने के लिए चाहिए, या फिर उनके पास शिक्षा भी नहीं है, या आप कह सकते हो कि उनकी मेडिकल रिक्वायरमेंट भी काफ़ी कम है। लोग बाग को उनकी हेल्थ केयर ठीक तरह से नहीं पी रहे, ठीक तरह से फैसिलिटी नहीं दे रहे, तो कहते हैं कि जो बंदों को ये तरह की फैसिलिटी नहीं मिल रहा है, इसका मतलब वो आप कहते हैं कि भाई वो पॉवर्टी लाइन के अंदर आएगा वे वाले लोग। तीस द फिजिकल क्वालिटी, यदि आप अमेरिका में देखें तो अमेरिका में क्या है कि जिन लोगों के पास कार नहीं है वो गरीब है, लेकिन हमारे यदि आप इंडिया में देखें तो कहते हैं कि भाई जिनके पास कार है तो लग्जरियस लाइफ को वो है, मतलब आप कह रहे कि बिता रहा है। तो अलग अलग टाइम या अलग अलग प्लेस पे आप कह सकते हैं कि ये डिफरेंसेस है पॉवर्टी को मापने का तरीका। फिर आप देख सकते हैं कि दिस द फिजिकल क्वांटिटी एज मल्टीप्लाई बाय द देयर प्राइस इन द रुपये। आप कह सकते हो कि जो यदि हम कहें कि जो उनकी फिजिकल क्वांटिटी है, मतलब फिजिकल मतलब जो भी रिक्वायरमेंट है खाने की, जब ऊपर पढ़ा है हमने सारा कुछ ये कि भाई खाने की है, लाइटिंग है, उनको कपड़े नहीं मिल रहे, सेटल्ड नहीं मिल रहे, हेल्थ केयर ठीक तरह से, तो हमने उसको किस तरह से एक रुपए के प्राइस में हमको इंडिकेट किया बंदे को, भाई ये कह दिया भाई यदि बंदा को इतना पैसा मिल रहा है तो अपने फूड रिक्वायरमेंट को पूरा करेगा। जैसे भाई आप कह सकते हो कि जैसे गाँव में 816 समथिंग, कुछ आगे पढ़ेंगे हम देखते हैं। या फिर हमने इसको माप दिया कैलोरीज के अंदर कि लोग अब आगे देख सकते हैं कि भाई किस तरह से कि लोगों पर कैलोरी भी, भाई यदि गांव में बंदा रहता है तो 2400 कैलोरी पर पर्सन को चाहिए, तो उससे उसकी रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट हो जाएगी। यदि आप अर्बन एरिया में देखें तो 2100 कैलोरी आप कह सकते हो कि पर पर्सन के लिए होनी चाहिए। तो सबका एक अलग से तरीका होता है ये। तो ये जो आप कहते हैं पॉवर्टी को मापने का एक तरीका होता है। फिर इसमें मैं इसको फिर भी पढ़ के दिखा देती कि दिस द आप कहते हैं फिजिकल मल्टीप्लाई है, फिर आएगा इन द पॉवर्टी इन द कैलकुलेट इन द बेसिस वो डिजायर कैलोरी। अब उन्हें पॉवर्टी को किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, उसकी डिजायर की कितना उनकी जरूरत होती है कैलोरी रिक्वायरमेंट की। अब कहते हैं कि यदि आप कहते हैं कि एक्सपेक्टेड या एवरेज कैलोरी रिक्वायरमेंट, यदि आप इंडिया में हालात में देखें कि 2400 कैलोरी है पर पर्सन के लिए पर डे। रूरल एरिया में कहते हैं लोग बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं, इसलिए उनको ज़्यादा जरूरत होती है कैलोरीज की, कैलोरीज वाले मतलब खाने की। और आप कह सकते हो 2000 आप कह रहे हो 2100 कैलोरी पर पर्सन को उसमें शहर में ज़रूरत होती है। फिर आगे देखते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ द आप कह सकते हैं कि 3 कैलकुलेशन है आप फॉर द ईयर 2011-12 द पॉवर्टी लाइन ऑफ द पर पर्सन वाज द फिक्स 816 पर मंथ फॉर द रूरल एरिया एंड द 1000 अर्बन एरिया। मतलब अब यदि आप कैलकुलेशन के हिसाब से देखें 11-12 के हिसाब के डाटा कैसे देखें, जो पॉवर्टी लाइन में बंदे की एक फिक्स कर दी कि 816 रुपये उसको मिलने चाहिए मतलब गाँव में, तभी वो अपने बेसिक रिक्वायरमेंट को पूरा करेगा। और यदि अर्बन एरिया में देखें तो 1000। आप कह सकते हो कि भाई गाँव में तो 816 है, लेकिन उसमें शहर में 1000 ऐसा क्यों, क्योंकि शहर में बहुत सारी चीज़ें क्या होती है महंगी मिलती है, इसलिए वो
थोड़े से रेट उसके ज़्यादा है। पॉवर्टी लाइन एस्टिमेटेड द पीरियडिकली द नॉर्मली द एवरेज ऑफ 5 हर 5 साल के बाद बाय द कंडक्टिंग इन द सैंपल द सर्वे द कैरिड आउट बाय द नेशनल सैंपल द सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। मतलब आप कह सकते हो NSSO के द्वारा हर 5 साल में रिवाइज किए जाते हैं ये रेट, और सैम्पलिंग ली जाती है, लोगों से पूछा जाता है कि भाई तुम्हारे कितने मतलब पैसों में बेसिक रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो जाएगी, तो हर 5 साल बाद ये रिवाइज होता है, और उसके डाटा कौन मतलब डिसाइड करता है, वो NSSO करता है। फिर आगे आप पॉवर्टी एस्टिमेट्स देखते हैं कि ये क्या होता है। इन द इंडिया देयर वाज ए सब्सटेंशियल डेक्लाइन इन द पॉवर्टी द रेशियो फ्रॉम द 45% इन द 93-94। आप कह सकते हैं कि जो सब्सटेंशियल का मतलब होता है कि लगातार क्या हो रही है कि इसमें मतलब कम होता जा रहा है हमारा जो पॉवर्टी का रेशियो, कि पॉवर्टी के अंदर जो भी लोग रह रहे हैं गरीबी रेशियो उसके अंदर है, तो सब वो धीरे धीरे कम हो रहा है। यदि 93-94 में देखें तो 45% था, लेकिन जब यदि हम 2004-05 में देखें तो 37.2 हो गया है। लेकिन अभी जो प्रोपोर्शन है, जो ये अनुपात है, तो धीरे धीरे कम हो रहा है। और यदि आप जनसंख्या के अनुसार देखें, यदि 11 या 12 की सेंसस के अकॉर्डिंग देखें तो वो हमें अब 22% ही रह गया है। तो इससे हम कह सकते हैं कि जो पॉवर्टी है धीरे धीरे वो कम होती जा रही है। अब देखते हैं आगे वल्नरेबल ग्रुप क्या होता है। कि जो सोशल ग्रुप होता है, जिसे हम सामाजिक ग्रुप कहते हैं, वल्नरेबल टू द पॉवर्टी, जिसमें आप कह सकते हैं सुरक्षा वाले जो लोग रहते हैं पॉवर्टी के अंदर रहते हैं, वो SC कहेंगे, आप शेड्यूल ट्राइब या ST कहते हैं। और सिमिलर इसके अंदर इसके जैसे इकोनॉमिक ग्रुप आप कह सकते हो कि वो मोस्ट वल्नरेबल ग्रुप है। जैसे हमारा रूरल एरिया में एग्रीकल्चर में लेबर है, कि जो बेघर है, जो एक लेबर के काम में करता है, तो उनके लिए क्या होता है काफ़ी मुश्किल होता है अपने रोज़मर्रा के जीवन को भी जीना भी, तो उनके लिए बेसिक रिक्वायरमेंट कंप्लीट नहीं देते। ये कब क्या आते हैं, वल्नरेबल ग्रुप के अंदर आता है। या आप कह सकते हो कि जो भी शहरी एरिया में जो कैजुअल लेबर है, आप कह सकते हो जिसको एक दिन काम मिलता है, एक दिन नहीं मिलता, या हफ्ते में 1-2 दिन रहता है, वो ये सारे भी आप वल्नरेबल ग्रुप में आते हैं। अकॉर्डिंग टू द रिसेंट स्टडी द एस्पेक्ट द शेड्यूल द ट्राइब। यदि आप देखेंगे कि ST को छोड़कर जो सारी तरह के आप ग्रुप कह सकते हो, भाई आप कह सकते हो एग्रीकल्चर लेबर हाउस होल्ड या फिर कैजुअल लेबर हाउस होल्ड, इनका धीरे धीरे क्या हो रहा है कि इनमें थोड़ा काफ़ी सुधार हो रहा है 3 ग्रुप में। SC ST तो आप कह सकते हो जैसे पर SCY रूरल एग्रीकल्चर लेबर हो गई, अर्बन कैजुअल हाउस होल्ड हैज सीन द डेक्लाइन द पॉवर्टी इन द 1990 में। यदि आप 1990 के हिसाब से देखें तो इनका जो रेशियो है पॉवर्टी का काफ़ी धीरे धीरे क्या हो रहा है, वो कम होता जा रहा है। फिर इसमें आगे है कि इंटर स्टेट डिस्पैरिटी कि जो भी स्टेट है उसमें किस तरह से अंतर है, किस तरह से अलग अलग स्टेट के अंदर की पॉवर्टी का क्या मीनिंग है क्या नहीं। तो इसमें हम देख सकते हैं कि ये हमारे इंडिया में स्टेट वाइज आप किस तरह से पॉवर्टी रेशो को देख सकते हो कि किस में ज़्यादा है किस में कम है, तो अलग अलग स्टेट वेरी करता है वो स्टेट के अकॉर्डिंग। इन द इंडिया इन द प्रोपोर्शन ऑफ द पुअर द पीपल इज नॉट इन द सेम द एवरेज स्टेट। यदि आप देखें कि अनुपात देखें जो भी पुअर जो गरीब लोग रह रहे हैं हर स्टेट में वो सेम नहीं है। जैसे बिहार उड़ीसा देखें तो कंटिन्यूस टू बी द 2 पुअरेस्ट, आप कहते हो पुअरेस्ट स्टेज विद द ए पॉवर्टी रेशो द 33.7 एंड द 32.6%। यदि आप देखें कि जो आप स्टेट देखें इंडिया में बिहार उड़ीसा में सबसे ज़्यादा आप कह सकते हैं पुअरेस्ट स्टेज है, और इसमें जो रेशो देखें तो अभी 33.7 तो बिहार में लोग गरीब हैं, और यदि 32.6 देखें तो वो उड़ीसा में है। अब यदि आप देखें इसी की तरह से क्या है कि जो अर्बन पॉवर्टी है द हायर सबसे ज़्यादा, जो आप यदि शहरी गरीबी देखें तो आपको उड़ीसा में मिलेगी, मध्य प्रदेश बिहार में, या फिर उत्तर प्रदेश केरला या महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु इन द गुजरात एंड द वेस्ट बंगाल साइन द डेक्लाइन इन द पॉवर्टी। यदि आप इन स्टेटों में देखें तो धीरे धीरे इसका पॉवर्टी का रेशो का आपको काफ़ी कम दिखाई देगा। लेकिन पंजाब हरियाणा आप देखें तो ट्रेडिशनली द सक्सीड इन द रिड्यूसिंग द पॉवर्टी। यदि आप सिर्फ देखें कि पंजाब जो हरियाणा लोग हैं वो काफ़ी सक्सेस काफ़ी सफलता प्राप्त किया है कि उन्होंने अपने स्टेटों में मतलब काफ़ी रिड्यूस किया है जो पॉवर्टी को गरीबी वाले रेशो को काफ़ी कम किया है। किसके अकॉर्डिंग कि जैसे उन्होंने हाई एग्रीकल्चर ग्रोथ किया है, तो उससे क्या होगा लोगों को काफ़ी रोज़गार मिला है और उनके जो स्टेटस में काफ़ी सुधार आया है। क्योंकि और केरला को देखें तो सबसे ज़्यादा उन्होंने ह्यूमन रिसोर्स पर डेवलपमेंट पर ज़्यादा उन्होंने इन्वेस्ट किया है ताकि लोगों का जीवन सुधर सके, उनको उनकी सुविधाएं उनको मिल सके। इन द वेस्ट बंगाल लैंड आप कह सकते हैं रिफॉर्म द मेजर हैव द हेल्प इन द रिड्यूसिंग द पॉवर्टी। और वेस्ट बंगाल में तो क्या है कि लैंड को रिफॉर्म किया है, उसको मापा गया है। अभी छोटे छोटे सपोज करो छोटे छोटे खेत है उनको थोड़ा जोड़ कर बड़े बनाया, या मतलब उसमें काफ़ी रिप्रूवमेंट किया है, उसकी फर्टिलिटी को ज़्यादा किया, तो इसलिए उन्होंने भी अपनी पॉवर्टी को अपने स्टेट की पॉवर्टी को धीरे धीरे वो कम किया है। अब आप देखें इन द आंध्र प्रदेश एंड द तमिलनाडु पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फूड ग्रेन इन द रेस्पॉन्सिबल फॉर द
इम्प्रूवमेंट। यदि आप आंध्र प्रदेश तमिलनाडु देखें तो ये वाले स्टेट है जिन्होंने पब्लिक मतलब आप कह सकते हैं कि जैसे गरीब लोगों को जैसे राशन वगैरह की दुकान से उनको लोगों को फूड रिक्वायरमेंट दिए जा रहे हैं, अनाज दिया जा रहा है। तो उससे क्या होगी कि लोगों की कंडीशन काफ़ी अच्छी हुई है और यहाँ पे इससे क्या हुआ है कि पॉवर्टी रेशो में काफ़ी कमी नज़र आई है। आप ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो देखिए, आप कह सकते हो कि आप एक तरह से ग्लोबल में पॉवर्टी किस तरह से देखी जाती है, किस तरह से हम उसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इंडिया में तो हम देखें, आप थोड़ा सा उसमें देख लेते हैं और स्टेटों में देख लेते हैं, कंट्री में देखते हैं, विदेशों में देखते हैं। तो इन द चाइना इन द साउथ ईस्ट द एशिया द कंट्री द पॉवर्टी डेक्लाइन है सब्सिडेंटली एट द रिजल्ट इन द रैपिड द इकोनॉमिक ग्रोथ। ये क्या हो रहा है कि जो चाइना है या साउथ ईस्ट आप कह सकते हो कि जो भी एशियन जो कंट्री, इन्होंने क्या है गरीबी काफ़ी जल्दी से इनकी कम हुई है। और इससे क्या हुआ कि इनकी जैसे जैसे इन्होंने अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ किया, अपनी अर्थव्यवस्था को काफ़ी मजबूत किया, उसमें बढ़ोतरी किया है या फिर काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया है ह्यूमन रिसोर्स पे, डेवलपमेंट पे, तो इससे जो पॉवर्टी काफ़ी वो कम हुई है। इन द सब सहारानी अफ्रीका तो पॉवर्टी डेक्लाइन फ्रॉम द 51% इन द 2005 में मतलब 51% थी, लेकिन वो यदि 2015 में देखें तो 41% हो गया। इन द अब तो लैटिन अमेरिका में देखें तो रेशियो ऑफ द पॉवर्टी डेक्लाइन द 10%, 2005 में 10% थी, लेकिन यदि 15 में आप देखें तो वो पूरा देखो 4% हो गया। इसलिए मतलब काफ़ी इन्होंने अपना डेवलपमेंट किया है, अपनी जो कंट्री में काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया है ह्यूमन के डेवलपमेंट पे, ताकि पॉवर्टी को काफ़ी रिड्यूस किया जा सके। फिर हमारे आते कोजेस ऑफ द पॉवर्टी के क्या क्या कारण हो सकते हैं। अब पॉवर्टी तो देखो बस कि किसके कारण भी तो देखेंगे वो क्या क्या होते हैं। आपके देयर आर द वेरियस रीजन फॉर द वाइड स्प्रेड द पॉवर्टी इन इंडिया। बहुत सारे कारण होते हैं कि जो पॉवर्टी है, गरीबी फैलती है हमारे भारत में। तो उसको देखते हैं। आप देखें कि अंडर द ब्रिटिश कंट्रोल की किस तरह से ज़्यादा गरीब हुए हमारे इंडिया में ज़्यादा काफ़ी इफेक्ट है, क्योंकि काफ़ी तो आप देख सकते हो 200 साल तक तो ब्रिटिश लोगों ने ही काफ़ी मतलब राज्य किया। उससे क्या हो कि उन्होंने हमारी जो टेक्नोलॉजी थी या जो हमारे वर्कर थे, क्राफ्टमैन थे, काफ़ी उनको अब बुरी हालत कर दी उनकी हर चीज़ को, क्योंकि उन्होंने आर्टिफिशियल वो लेके आया या फिर रेडीमेड कपड़ों को इम्पोर्ट एक्सपोर्ट किया, तो उनकी बिल्कुल कलाकारी को रद्द कर दिया था। तो इससे काफ़ी इफेक्ट पड़ा। अब पढ़ लेते हैं कि अंडर द ब्रिटिश कंट्रोल इंडिया हैज़ इन द लो लेवल द इकोनॉमी डेवलपमेंट। काफ़ी कम डेवलपमेंट था। अब इकोनॉमी में देखे जब ब्रिटिश लोगों का कंट्रोल था, नियंत्रण था, तो न्यू पॉलिसी ऑफ द कॉलोनियल गवर्नमेंट सॉरी न्यू पॉलिसी ऑफ द कॉलोनियल आप कह सकते हैं गवर्नमेंट रिव्यूइंग द ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट एंड द ए डिस्करेज डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री। जो भी हमारे देश में ट्रेडिशनल जो हैंडीक्राफ्ट थे, मतलब कपड़ों को बुनकर थे या फिर बहुत सारी चीज़ों को बनाने वाले, तो उनको तो बिल्कुल ही बर्बाद कर दिया। और जो भी हमारी इंडस्ट्री थी यहाँ से बिल्कुल डिस्करेज किया, उनको काफ़ी परेशानी हो गई या उनको उत्साहित नहीं किया, उत्साहित कर दिया। लाइक जैसे टेक्सटाइल के जैसे कपड़ा उद्योग कैसे कि पहले तो क्या था कि हमारे देश से मतलब जो कपड़े रेडीमेड जाते थे दूसरे देशों में, और फिर क्या होता कि धीरे धीरे जब ब्रिटिश वालों का राज्य होगा तो इन्होंने क्या करा कि जो भी कच्चा माल वगैरह जो भी रॉ मटेरियल ज़्यादा था वो तो उसको ले जाते थे, लेकिन तैयार माल हालांकि उस मीडिया में इंपोर्ट करते। तो इससे क्या होगा काफ़ी जो यहाँ के जो लोग थे हैंडीक्राफ्ट बिल्कुल बर्बाद हो गए। लो रेट इन द ग्रोथ एंड इंक्रीज इन द पॉपुलेशन कंबाइंड टू मेक इन द ग्रोथ ऑफ ए आप कहते हैं कैपिटल इनकम तो वेरी लो। अब क्या होगा कि लोग वहाँ घर में बैठ गए, तो उससे क्या पॉपुलेशन काफ़ी इंक्रीज हुई, और उससे क्या होगा कि जो भी हमारा एक तो पॉपुलेशन ज़्यादा हुई और दूसरा लोगों की पर कैपिटल काफ़ी इनकम कम, तो इससे काफ़ी लोगों को काफ़ी इफेक्ट पड़ा। वाइड द स्प्रेड द इरिगेशन द ग्रीन रेवोल्यूशन मैनी द जो अपॉर्चुनिटी वाज क्रिएटेड इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। यदि आप देखें कि जो आप सिंचाई कह सकते हो ग्रीन रेवोल्यूशन आया, तो उससे क्या काफ़ी लोगों को रोज़गार मिला, और इससे क्या होगा कि एग्रीकल्चर में काफ़ी थोड़ा सा डेवलपमेंट हुआ। और देयर वाज द नॉट इनफ टू एब्सॉर्ब ऑल द जॉब सीकर। इतना डेवलपमेंट, लेकिन फिर भी इतना डेवलप हुआ तो धीरे धीरे, लेकिन इतना डेवलपमेंट है कि जितने लोग वहाँ मतलब आप कह सकते रोजगार ढूंढने वाले थे उनको सबको ही काम पे लगाया जाए, सबको ही चीज़ों की मतलब लोगों को रोजगार दिया जाए, तो इतना ज़्यादा डेवलपमेंट वो नहीं हुआ। दूसरा यदि हम एक कारण देखें कि क्यों पॉवर्टी फैली हमारे इंडिया में, तो अनदर द फीचर ऑफ द हाई पॉवर्टी रेट हैड बीन द ह्यूज इनकम इक्वालिटी। यदि आप देखें कि दूसरा रीज़न क्या है कि इनकम की असमानता है। भाई किसी के पास तो आप कह सकते हो कि जैसे आप कह सकते हैं काफ़ी जो लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, मतलब वो काफ़ी मतलब बहुत सारी लैंड को एब्जॉर्ब किया हुआ है, काफ़ी लिया है। लेकिन जो दूसरे गरीब लोग हैं उनके पास तो एक गरीब मतलब कुछ भी थोड़ी सी भी भूमि नहीं होती, या फिर किसी की इनकम काफ़ी ज़्यादा है, किसी की तो बिल्कुल नहीं। तो इससे काफ़ी जो इनकम का इक्वलिटी है, समानता है, तो वो भी एक तरह से मेजर कारण होता है हमारे ख्याल से पॉवर्टी का।
वन ऑफ द मेजर रीजन ऑफ द दिस इज द अनइक्वल द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लैंड अदर रिसोर्स इन इंडिया। यदि आप कह सके भाई लैंड है किसी के पास तो जमींदार के पास ज़्यादा है और जो गरीब उनके पास काफ़ी कम है, तो वो भी एक तरह से एक रीज़न है हमारी पॉवर्टी का इंडिया में। दूसरे तरह के रिसोर्सेज है वो उसमें भी इस तरह से है। इंडिया लैक ऑफ द लैंड रिसोर्सेज हैज़ बिन द वन इन द मेजर द कॉज इज पॉवर्टी। यदि आप कह सके भाई आप कह सकते हो भाई लैंड है किसी के पास इतना पैसा है कि वो अच्छी तरह से सिंचाई भी कर सकते हैं, यदि कोई दिक्कत है बारिश ना कुछ नहीं, किसी के पास तो बिल्कुल भी वो साधन नहीं है, किसी के पास अच्छे भाई सीड्स वगैरह फर्टिलाइजर वो अपनी ग्रोथ को अपनी जो भी अपने प्रोडक्शन काफ़ी बढ़ा रहा है, दूसरे के पास इतना पैसा भी नहीं है कि वो बेसिक रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सके। तो ये भी एक तरह से रीजन हो सकता है। बट इन द प्रॉपर इम्प्लीमेशन ऑफ द पॉवर्टी कुड बी हैव इम्प्रूवमेंट टू लाइव मिलियम रूरल पोर। यदि हम कह सकते हैं कि यदि पूरी तरह से सही तरह से पॉलिसी को इम्प्लीमेंट्स किया है तो हम अपने जो भी आप कहते हैं कि लाखों जो लोगों को काफ़ी उसको उनके जीवन इस तरह से काफ़ी उनका बेहतर कर सकते हैं और उनको पॉवर्टी लाइन से उभार सकते हैं। तो ये भी सबसे इम्प्लीमेंटेशन की जो भी पॉलिसी है उनको किस तरह से आप इम्प्लीमेंट करते हैं। अब तीसरा हो सकता है कि जैसे इसमें एक रीज़न दिया कि स्मॉल जो फार्मर है नीडेड द मनी टू बाय एग्रीकल्चर देन इनपुट लाइक द सीड फर्टिलाइज ये पेस्टिसाइड। ये आप कह सकते हो ग्रीन रेवोल्यूशन जो आया था तो उससे ये क्या होगी, ये रिक्वायरमेंट काफ़ी थी कि सीड है भाई आप कह सकते हो HYV जो सीडों का यूज़ किया गया था, तो उसके लिए तो काफ़ी मनी की ज़रूरत होती थी, लेकिन स्मॉल फार्मर के पास तो इतना पैसा नहीं होता था कि वो खरीद सके या फिर फर्टिलाइज़र कर सके, कोई उपजाऊ चीज़ें खरीद जो मतलब अपने मिट्टी को उपजाऊ बना सके, खाद को खरीद सके या फिर पेस्टिसाइड या जो कीटनाशक दवाई उनको खरीद सके। सो दे आर यूज द बोरो द मनी एंड द वर अनेबल टू पे इन द लोन द बिकॉज द पॉवर्टी। यदि आप कह सकते हैं यदि वो ले भी ले किसी से उधार भी ले ले तो उसके बाद उसको वो जो लोन है रिपेयर करना भी काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो वो भी एक तरह से रीजन है, कुछ तो बंदा गरीब है ही और जब वो लोन वगैरह प्रोवाइड लेगा तो उससे और भी उसकी गरीबी को वो फेस करेगा। तो ये भी एक पॉवर्टी का कारण है। अब द एंटी पॉवर्टी मेजर की इस तरह किस क्या चीज़ें हम कर सकते हैं ताकि हम पॉवर्टी डेक्लाइन कर सकते हैं, तो आगे देखते हैं। द करंट द एंटी पॉवर्टी स्कीम इज द डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। दो पार्ट में जो भी स्कीम अप्लीकेबल किया है या इम्प्लीमेंट किया है तो टू भाग में उसको डिवाइड किया है। सबसे पहले तो एक प्रमोशन ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ। जो भी पॉलिसी बनाया गया तो सबसे पहले एक बनाया कि हम अपनी इकोनॉमी को ग्रोथ कर सके, उसमें बढ़ोतरी कर सके, कुछ ऐसा करें ताकि हमारी इकोनॉमी में ग्रोथ हो। दूसरी तरह की हमारे टारगेटेड आप कहते हैं एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम, दूसरे टारगेट एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम बनाए हैं। अब आगे देख सकते हैं। सिंस द 80 द इंडिया द इकोनॉमी द ग्रोथ हैज़ बीन द वन इन द हाइस्ट इन द वर्ल्ड। आप कह सकते हो कि 18th सेंचुरी के अंदर देखें तो इंडिया की जो इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है, यदि हम वर्ल्ड में देख काफ़ी तेज़ी से वो विकासित हो रहा है। देयर इज द स्ट्रॉन्ग द लिंक बिटवीन द आप इकोनॉमिक ग्रोथ एंड द पॉवर्टी रिडक्शन। और ये सबसे बड़ा रीज़न है कि काफ़ी एक मजबूत एक तरह से आप कह सकते हैं कि बंधन बना है। जो भी हमारी भाई पॉवर्टी कम होगी तो इकोनॉमिक ग्रोथ हमेशा अच्छा ही होगा, तो इनमें काफ़ी अच्छा रिलेशन बना है। सम ऑफ द स्कीम विच आर द फॉर्मुलेटेड टू अफेक्ट द पॉवर्टी डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली। आप कह सकते हो कि जो स्कीम है और जो ये फॉर्मुलेट गई है बनाई गई है अप्लीकेबल किया है किसी न किसी तरह से पॉवर्टी को आप कह सकते हो गरीबों को डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों रूप में ही वो उसको इफेक्ट करती है। अब देखो कि जो भी पॉलिसी बनाई थी ये बनाई थी महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी, जिसको हम मनरेगा भी बोलते हैं, 2005 में किया गया। तो इट इज़ एम टू प्रोवाइड द 100 days टू विजिट द एम्प्लॉयमेंट टू द एवरी द हाउस होल्ड टू इंश्योर द लाइवलीहुड सिक्योर इन द रूरल एरिया। इसमें क्या गया है कि लोगों को जो भी गांव में लोग रह रहे हैं तो उनको कम से कम एक साल में 100 दिन का तो उनको रोज़गार दिया ही जाएगा ताकि वो उनको अपनी जो जीवन में उनको सुधार हो सके, उनको सिक्योर हो सके कि उनकी इतनी इनकम होकर अपने बेसिक रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट कर सकें। इट इज़ वाज द एम द सस्टेनेबल डेवलपमेंट कह सकते हो एड्रेस द कॉजेज ऑफ द डॉट एंड डिफोरेस्टेशन या फिर आप द सोइल इरोजन। और दूसरा क्या था कि इसमें कायम रखना था कि डेवलपमेंट करना था बहुत सारी चीज़ों की, कि जो लोग काफ़ी अफेक्टेड होते थे कि डॉट से भाई सूखे से या डिफोरेस्टेशन या फिर मतलब आप कह सकते हो कि जंगलों की कटाई हो रही है तो इससे काफ़ी इफेक्टेड होते थे वहाँ के एरिया, या फिर आप कह सकते हो कि मिट्टी का कटा हुआ है सोइल इरोशन होता है। वन इज़ द थर्ड इन द पर्पोज जॉब हैव इन द ए रिजर्व फॉर्मून। और 1/3 जो जॉब है वो रिलैक्स मतलब रिजर्व कर दी गई वुमेन के लिए ताकि वे लोग भी जो वुमेन है वो भी पार्टिसिपेट कर सके और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सके। तो मनरेगा थी 2005 में, ये काफ़ी अच्छी है। तो आप इनको ये काफ़ी एग्जाम में काफ़ी पूछे जा सकते हैं, 1 नंबर में 2 नंबर, तो ये आप अच्छी तरह से याद किए, चाहे कॉम्पिटिशन एग्जाम में चाहे आप ये आपका स्कूल लेवल को। फिर हमारे इसमें है दूसरा है कि 1993 में प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना बनाई गई जो
93 में स्टार्ट की गई। इसका जो मेन एम था, ये प्रोग्राम था कि एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बनाए, मतलब खुद को अपना एक रोज़गार बनाए, उनको अवसर दिया जाए कि जो लोग एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट यूथ है टू द रूरल या इस मॉडल छोटे छोटे शहरों में या गाँव में जो भी पढ़े लिखे लोग हैं और बेरोज़गार है, तो उसके लिए ये दिया गया। यदि वो अपना रोज़गार बनाते हैं या कुछ अपने लिए कुछ छोटा मोटा आप कह सकते हो काम कुछ करते हैं, तो उन्हें इस तरह की उनको सपोर्ट दिया जाएगी। तो ये था प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 में। फिर थर्ड था 1995 में आप कह सकते हो रूरल एम्प्लॉयमेंट का एक जनरेशन प्रोग्राम बनाया गया, वो लॉन्च किया गया था। इसका भी था है कि वो भी क्रिएट बनाए, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बनाए, खुद से कुछ काम स्टार्ट करे, चाहे रूरल एरिया में या स्मॉल टाउन में। तीसरा क्या था इसमें आगे देख सकते हैं 99 में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना बनाया गया, वो लॉन्च की गई थी। और प्रोग्राम था उसका भी एम कि वो जो भी गरीब लोग हैं असिस्टेड द पुअर फैमिली अबाउट द पुअर लाइन बाई ऑर्गेनाइजेशन इनटू द सेल्फ हेल्प ग्रुप, कि उनको एक छोटे छोटे आप कह सकते हो कि एक काम दिया जाए ताकि वो जो पुअर फैमिली है वो अपनी जो पॉवर्टी लाइन से काफ़ी उभर कर सामने आए, काफ़ी उनको सहायता दी जाए थ्रू द ए मिक्स द बैंक क्रेडिट या गवर्नमेंट सब्सिडी। मतलब उनको जो भी वे अपने सेल्फ वाले ग्रुप में मतलब जो भी काम करेंगे तो उसके लिए उनको बैंक क्या करेगा, उनको उधार भी देगा, उनको लोन भी प्रोवाइड करेगा। और दूसरा यदि वो काम करेंगे तो उन्हें गवर्नमेंट सब्सिडी भी देगी, किसी चीज़ में वो छूट भी देगी। फिर इसमें आके है कि हमारे देखो 2000 में कहते हैं प्रधानमंत्री आप ग्रामोदय योजना थी, तो वो लॉन्च की गई है। तो इसके प्रोग्राम का क्या टारगेट था इसका, ताकि एडिशनल 10 आप कहते हो सेंटर असिस्टेंस इज़ द गिवन टू स्टेट तो बेसिक सर्विस सच एज प्राइम। ये इसलिए दी गई कि लोगों को जो इसमें आप देखो प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, इसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया कि स्टेट गवर्नमेंट को सहायता दी ताकि वो बेसिक सर्विस प्रोवाइड कर सके लोगों को, ताकि वो मतलब जो भी जिन लोगों को मतलब जो गरीब लोगों की हेल्थ की पास से नहीं पहुंच पाते थे, तो उनको प्राइमरी हेल्थ के लिए प्रोवाइड किया गया। फिर उनको जो भी एजुकेशन प्रोवाइड की गई ऐसे लोगों गरीब लोगों को, या उनके लिए आप कह सकते हो कि सेटल्ड बनाए गए, या उनको काफ़ी अच्छी मतलब पानी देने की फैसिलिटी दी गई। और आप कह सकते हो जो रूरल है इलेक्ट्रिफिकेशन, वहाँ पर बिजली पहुँचाई जा सके। तो ये क्या तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को असिस्टेड सहायता दी। फिर आप देख सकते हो द चैलेंजेस एड, कि इतना होने के बावजूद फिर भी हमारे पास क्या बहुत सारी चुनौतियाँ जो भी आगे जो हमें करनी होती है। तो हम देखते हैं कि आप कह सकते हो इन द इंडिया, भारत में देखें तो पॉवर्टी है द सर्टनली डेक्लाइन इन इंडिया, कि आप कह सकते हो कि जो गरीबी है वो भी धीरे धीरे कम हो रही है। बट इट इज़ द स्टिल द रिमेन इंडिया इन द मोस्ट इन द कंप्लेंट चली, लेकिन फिर भी आप कह सकते हो कि अब भी बहुत कुछ बचा है ताकि हमारे देश में, ताकि उनको चुनौती के रूप में उनको वो टारगेट पूरा करना है। पॉवर्टी रिडक्शन इज एक्सपेक्टेड टू मेक इन द बेटर प्रोग्रेस टू नेक्स्ट 10 इन द 15। अब ये क्या क्या है कि हमें पॉवर्टी को कम से कम भाई 10-15 साल अगले में बिल्कुल ही कम, मतलब बहुत ही कम कर देना है। दिस कैन बी द अचीवमेंट बाय द हायर इकोनॉमिक ग्रोथ। इससे क्या होगा, और हमें ज़्यादा ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ को अचीवमेंट करना पड़ेगा, प्राप्त करना पड़ेगा, या इनके लिए काफ़ी स्ट्रेस बनाना पड़ेगा जो भी यूनिवर्सिटीज़ है, ताकि वो जो बच्चों को फ्री एलिमेंट्री एजुकेशन दे, ज़्यादा ज़्यादा लोगों को फ्री में, ताकि लोगों का स्टेटस काफ़ी बेहतर हो सके। एंड टैकलाइंग द पॉपुलेशन ग्रोथ, और जो भी पॉपुलेशन में ग्रोथ है उसके लिए लोगों को अवेयर किया जा सके, पॉपुलेशन को कम किया जा सके, और इंक्रीज द एम्पावरमेंट ऑफ और वुमेनों को भी काफ़ी अवसर दिए सके ताकि वो भी पार्टिसिपेट कर सके इकोनॉमी की ग्रोथ में। एंड द इकोनॉमिकल द फिगर द सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, और जो भी मतलब इकोनॉमी से काफ़ी पिछड़े वाले लोग हैं, आप कह सकते हो SC ST OBC, तो उनको वहाँ से सोसाइटी से उभार कर वो ला। तो ये चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, इसकी रिवीजन कंप्लीट हो चुकी है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट के साथ फूड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया के मतलब रिवीजन के साथ। और उसका भी एक चैप्टर रहेगा, यदि आपको मतलब काफ़ी लेंथी उसमें पोजीशन देखना है तो आप जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाए, जाकर देख सकते हो। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।